आज अपन टारगेट नीट माइनर टेस्ट 5 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। तो ये सारे एनसीईआरटी में गिवन है, अपने को डायरेक्ट मैच करना है। जो आप मैच करोगे तो फर्स्ट आंसर आएगा। ठीक है, 136 का फर्स्ट। 137 की बात करते हैं तो वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स की बात की है। तो इनको अपन फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं। क्लियर। और ये नंबर में 3 पेयर होती है ना, 3 पेयर्स। 137 का 3, क्योंकि पहली 7 जो पेयर रिप्स होती है वो ट्रू होती है, फिर देन 3 पेयर रिप्स जो होती है 8 9 10 वो फॉल्स होती है, और 11th और 12th पेयर जो है वो फ्लोटिंग टाइप की होती है। 138 की बात करता हूँ तो लिखा है वाई बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। दे रखा है बिकॉज आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट सीक्वेंस विल बी फॉर्म। यस, जो डीएनए के कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते। तो बनने वाले आरएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कोडॉन्स होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो एक जैसी प्रोटीन ही बनाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा 138 का फर्स्ट। 139 अपन देखें तो आरएनए कैन एक्ट एज, तो ये सभी तरीके से एक्ट कर सकता है। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में मैसेंजर, एडेप्टर, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल, कैटालाइटिक एक्शन, ये सब कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। 140 की यदि अपन बात किया जाए तो लिखा है इन द डीएनए डबल हेलिक्स प्यूरिन ऑलवेज पेयर्ड विद द pyrimidine स्पेस थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड दैट लीड्स। तो आपने देखा होगा कि किसी में प्यूरिन और pyrimidines के बीच में डबल बॉन्ड और किसी में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, जिससे क्या होता है कि जो विड्थ होती है डीएनए की 20 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स, वो मेंटेन रहती है। तो थर्ड आंसर रहेगा यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए। ओके, तो 140 का थर्ड। 141 का दे रखा है द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद द। तो क्लेविकल जो आर्टिकुलेट करती है ना वो स्केपुला के साथ करती है, उसके एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में। तो ये सेकंड है ना, एक्रोमियन ऑफ द स्केपुला। क्लियर। 142 की यदि बात की जाए तो लिख रखा है विच इज इनकरेक्ट अबाउट हर्ट्से और चेज एक्सपेरिमेंट। वायरस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव। देखो, जो फॉस्फोरस था वो तो डीएनए में गया था, और जो सल्फर था वो प्रोटीन में गया था। क्लियर। और इन दोनों जो स्टेटमेंट ये और ये, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है ये जस्ट उल्टे दिए गए, गलत दिए गए हैं। तो इनकरेक्ट इनमें से देखें तो बोथ ए एंड बी इनकरेक्ट है। ओके, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। 143 की यदि मैं बात करता हूँ, लिखा है विच इज सॉल्युबल आरएनए। तो टी आरएनए को अपन सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। टी आरएनए के और भी नाम होते हैं, आपको बताया। तो सॉल्युबल आरएनए अपन टी आरएनए बोलते हैं। 141 की यदि बात करते हैं, लिखा है कि इसमें करेक्ट मैच कौन सा है। तो एंटीकोडॉन साइट ऑफ टीआरएनए हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस टू ए कोडॉन ऑफ। यस, ये आपको पता है एंटीकोडॉन। आपने ये इस तरीके से कुछ टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, और यहाँ पे कोड लगे रहते हैं और वो एंटीकोडॉन होते हैं। एंटीकोडॉन। और जो एमआरएनए पे कोडॉन होते हैं उसके एकदम ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इसलिए ये जो है वो सही दिया गया है, तो फर्स्ट ही सही दे रखा है। बाकी ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नहीं, वो तो ट्रांसलेशन होता है। राइबोसोमल आरएनए कैरीज अमाइनो एसिड टू साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं, वहाँ पे टीआरएनए लेके आता है। ट्रांसलेशन के बारे में लिखा प्रोसेस ऑफ एमआरएनए कैरिंग इंफॉर्मेशंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम, नो, ये भी वो ट्रांसलेशन तो प्रोटीन सिंथेसिस को बोलते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट आंसर। 145 का दे रखा है एसएनआरएनए, आपको ये सब याद ही रखने हैं किस किस के लिए होता है। तो एसएनआरएनए जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू रेगुलेट होता है। ओके, तो उसके लिए ये जरूर होता है। क्लियर। और जनरली आपको पता ही होगा कि आरएनए पॉलीमरेज आरपी फर्स्ट, आरपी सेकंड और आरपी थर्ड, है ना, इनमें ये इनके लिए होता है जनरली, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए के लिए। ठीक है ना, मतलब आरपी फर्स्ट जो है आरआरएनए के लिए, आरपी सेकेंड एमआरएनए के लिए, और आरपी थर्ड जो है टीआरएनए के लिए।
और SNRNA के लिए भी अपने को RNA पॉलीमरेज थ्रेड रिक्वायर्ड होता है। 146 का बोला भैया मैच द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग को मैच करना है। तो आपको पता होगा कि 3 यूनिट होती है ना, 3 बाइंडिंग यूनिट होती है, T, I और C। तो कौन सी किसके लिए होती है तो मैं बता देता हूँ। जो ट्रोपोनिन T होता है वो बाइंडिंग साइट होती है ट्रोपोमायोसिन के लिए, ठीक है। जो ट्रोपोनिन I होती है, ठीक है, वो बाइंडिंग साइट होती है कैल्शियम के लिए, नहीं सॉरी, इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन, क्योंकि कैल्शियम के लिए तो C होती है और ट्रोपोनिन C जो है वो बाइंडिंग साइट फॉर द कैल्शियम हो जाएगा। तो A का सेकेंड हो जाएगा, B का थर्ड हो जाएगा और C का हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर? तो अपना फर्स्ट आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। 148 का 148 अपने को दिया, 147 नहीं दिया क्या? 146 के बाद में 148 आ गया डायरेक्ट, तो 146 नहीं गिवन है ना, वो आगे आगे आ जाएगा शायद। 148 में दे रखा है द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इन यूकैरियोट। तो स्प्लाइसिंग की यदि अपन बात करते हैं तो इस रेमिनिस्ट of antiquity, represents or dominance of RNA world. It is an indicator of the complexity of the human genome. It is a legacy of organism. तो स्प्लाइसिंग होती है यूकैरियोट के अंदर, वो ये बताता है कि RNA वर्क की क्या थी, डोमिनेंस थी। तो ये NCERT में भी गिवन है, डायरेक्ट है। तो सेकंड इसका आंसर अपन करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं 149, 147 नहीं है इसके अंदर, 147 जो है वो अपन आगे देख लेंगे। 149 जो गिवन है उसमें NSC प्रोटीन के बारे में दिया है। NSC नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है, नॉन हिस्टोन चेन प्रोटीन कहते हैं इसको। और ये एक हेट्रोजेनस प्रोटीन होती है जो कि लगभग DNA को जो क्रोमोसोम होता है उसकी कॉम्पैक्शन में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। यानी ओवरऑल में बोलूँ तो उनकी पैकेजिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 150 की यदि बात करते हैं अपन, तो 150 के अंदर दे रखा है इन लैक ऑपरॉन AIY एंड जेड कोड्स 4। तो अपने को इसको मैच करना है। तो जो सेकेंड आंसर है ना वो एकदम मैच है, मतलब यहाँ पे A जो है ट्रांस एसिटाइलेस, I जो है रिप्रेसर प्रोटीन, और Y जो है परमीएस, और Z जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाते हैं। तो ये है। 151 की बात करता हूँ। यदि ई कोलाई को अपन ग्लूकोज मीडिया से निकाल करके लैक्टोज में डाल रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो लैक ऑपेरॉन होता है वो लैक्टोज की प्रेजेंस में एक्टिव होता है, इंड्यूस होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो लैक ऑपेरॉन होगा वो इंड्यूस हो जाएगा। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 152 की यदि बात करते हैं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि इससे जो भी अपने को नॉलेज मिला HGP से, है ना, उसको स्टोर किया गया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, और एज ए उसको जैव सूचना विज्ञान के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये जिस कैटेगरी में आता है ये प्रोजेक्ट वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिर यहाँ पे ABCD दे रखा है और बताना है कि यहाँ पे ABCD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे A जो है प्रमोटर को, B जो है टर्मिनेटर को, C टेम्पलेट है और D कोडिंग स्टैंड है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 154 की यदि अपन बात करते हैं तो लिखा है कि विच पॉइंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल के अंदर बताना है देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। यस, ये अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपन कंट्रोल करते हैं तो वॉलंटरी इन एक्शन होती है। दे आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ विसल ऑर्गन। नहीं, यहाँ तो स्मूथ मसल होती है, तो स्केलेटन मसल्स के बारे में ही पूछा अपने को, तो ये तो गलत हो गया। They are primarily involved in the locomotory actions and change of body position. Yes, ये इसमें हेल्प करती है क्योंकि स्केलेटन मसल्स पे होती है ना, बोन्स वगैरह पे। दे हैव नो एक्टिव मायोसिन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, गलत है। तो फोर्थ आंसर इसका हो जाए। 155
5 की बात करें तो दे रखा है विच वर्टिब्रा हैज़ द ओडोंटोइड प्रोसेस। ठीक है, तो आपको पता है कि फर्स्ट जो होती है वो एटलस होती है और सेकंड जो होती है वो एक्सिस होती है। तो एक्सिस जो होती है ना, जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसके अंदर अपने को ओडोंटोइड प्रोसेस देखने को मिलता है, जो कि एटलस के साथ में मिलकर के क्या बनाता है, जो एटलस के साथ में एक्सिस जिसके ऊपर ओडोंटोइड प्रोसेस होता है वो एटलस के साथ मिलकर के नो जॉइंट बनाता है। ओके, तो थर्ड आंसर इसका हो जाए मैमल्स के अंदर। 156 की यदि बात करना है तो कॉलम मैच करने हैं, कर देते हैं मैच फर्स्ट कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में। तो कुछ बोन्स दे रखी है, उनके बीच में अपने को इनके जॉइंट्स बताने हैं। तो जो एटलस और एक्सिस होती है वहाँ पे पाइवट जॉइंट होती है, तो फर्स्ट का ई हो जाएगा। फिर कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में अपन देखते हैं सैडल जॉइंट होता है, तो ए हो जाएगा। बिटवीन फेलिंजेस की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे थर्ड है ना, तो इसमें अपन फेलिंजेस के बीच में हिंज जॉइंट होता है, तो बी हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं फीमर और एसिटाबुलम के अंदर देखें तो फीमर के बीच, अच्छा एसिटाबुलम के बीच में ना, तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता ही है फीमर के हेड के साथ में, ये हो जाएगा डी हो जाएगा इसका। और फिर उसके बाद करते हैं बिटवीन क्रेनियल बोन्स, तो क्रेनियल बोन्स के बीच में फाइब्रस जॉइंट होता है, तो सी हो जाएगा। तो इससे सेकंड आंसर फुलफिल हो रहा है सेकंड का। 157 की यदि अपन बात करते हैं तो लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, करेक्ट अपने को चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस विद, एक्सिस थोड़ी ना होती है एटलस होती है, गलत हो गया। द नाइन्थ एंड टेंथ पेयर ऑफ रिब्स कॉल्ड द फ्लोटिंग, नहीं 11th और 12th को बोलते हैं। ग्लिनोइड कैविटी इज अ डिप्रेशन टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट, नहीं ग्लिनोइड तो अपने शोल्डर में होती है, वहाँ तो एसिटाबुला होती है, तो ये भी हो गया। पैराइटल जो बोन्स होती है और टेम्पोरल बोन्स होती है वो आपस में फाइब्रस जॉइंट्स के साथ में, यस ये एकदम सही है। फोर्थ खोपड़ी में जो होते हैं ना सूचर्स टाइप के जो होते हैं है ना, वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं। 157 का फोर्थ। 158 की यदि बात करते हैं तो जो इन विट्रो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस इज ए फीचर ऑफ ओकोवा एंजाइम, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, इसको ओकोवा एंजाइम बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। 159 के बारे में अपने को बताना है और इसमें अपने को वी एन टी आर के बारे में करेक्ट बताना है कि क्या होगा। तो दे हाइपर वेरिएबल, ये बात एकदम सही है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स इसका फुल फॉर्म होता है, तो हाइपर वेरिएबल होते हैं। आर इनहेरिटेड, इनहेरिटेड होते हैं। सिंथेसाइज कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स, ये नहीं होता, ये कोई एंजाइम से तरह नहीं बनाता है, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड यूज आता है ना, क्योंकि ये कोड कोड नहीं करते हैं, किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, इसलिए थर्ड नहीं हो सकता। फर्स्ट और सेकंड इसका सही आंसर है। तो 160 के बारे में दे रखा है 160 के बारे में, और बोला है कि एच जोन किसकी वजह से होता है, एच जोन में क्या होता है। तो आपको पता होगा जैसे ये सार्कोमियर की यूनिट होती है और इसमें ये जेड होता है, यहाँ पे तो ए बैंड प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ए बैंड्स के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, एक्टिन फिलामेंट रहता है। तो ये वाला जो रीज़न होता है, यहाँ पे ए बैंड होता है लेकिन एक्टिव एक्टिन बैंड नहीं होते, सॉरी एक्टिन फिलामेंट नहीं होते। तो ये जो रीज़न होता है उसको एच जोन बोला जाता है, एस जोन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड। ओके, ये एच जोन है, क्लियर। और ये जो लाइंस है इन लाइंस को अपन बोलते हैं जेड लाइन, ये जेड लाइन। और इस पूरी यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। 161 का पूछा है कि इफ देर आर 81 मिलियन बेसिस इन आरएनए ऑफ ह्यूमन सेल,
देन कैलकुलेटेड द टोटल नंबर ऑफ इंट्रॉन प्रेजेंट इन सी डीएनए। तो जो सी डीएनए होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसके अंदर अपन उसका इंट्रॉन पार्ट हटा देते हैं और सिर्फ एक्सोन पार्ट रखते हैं, ताकि देन डीएनए एक्सप्रेस जो हो तो उसके अंदर इंट्रॉन वाला पार्ट हो ही ना। तो स्प्लाइसिंग करके अपन सी डीएनए बनाते हैं। ओके, वहाँ पे 0 होता है। 162 की यदि बात करते हैं तो पूछा है कि यस जॉइंट कहाँ बनता है। तो जो खोपड़ी होती है ना, ये जैसे खोपड़ी है, ये खोपड़ी है, और यहाँ पे जो वर्टिब्री होगी, यहाँ पे, यहाँ के ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और यहाँ की जो वर्टिब्री है जिसको अपन एटलस बोलते हैं, तो एटलस और खोपड़ी के ऑक्सीपिटल जो कॉन्डाइल्स होते हैं उनके बीच में यस जॉइंट बनता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट जो होती है एक्सिस, वो एटलस के साथ मिलकर के नो जॉइंट बनाती है। ये तो बनाती है नो और ये बनाते हैं यस, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 163 की बात करता हूँ तो लिखा है कि यदि ओलेक्रोनन फोसा की बात कर रहा है, वो नहीं हो तो क्या होगा। आपको पता है कि जो ओलेक्रोनन प्रोसेस होता है, वो जब अपन अपने हैंड को एक्सटेंड करते हैं, मतलब फैलाते हैं, विस्तार करते हैं अपने कोहनी का, तो वो ओलेक्रोनन प्रोसेस जो है ओलेक्रोनन फोसा के अंदर चला जाता है और इजीली अपना हैंड जो है वो एक्सटेंड हो जाता है कोहनी रीजन पे, ठीक है ना, एल्बो रीजन पे। यदि वो फोसा ही नहीं होगा तो जो प्रोसेस है वो फोसा के अंदर फिट नहीं होगा, तो वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, तो एल्बो विल नॉट एक्सटेंडेड। ओके, फर्स्ट। 164 की यदि बात कर रहा हूँ मैं, तो द फंक्शन ऑफ द रो प्रोटीन इज, जो रो प्रोटीन है ना, तो वो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको टर्मिनेट करती है। ठीक है, तो उसमें ये हेल्प करती है। फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा, सिंपल सा। 165 की यदि अपन बात करते हैं तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उसमें से अपने को बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन इज डिस्ट्रोफिन विद 2.4 मिलियन बेसिस, एकदम करेक्ट है। एनसीईआरटी ने ये डेटा दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, यस, रिपीटेड पोर्शन होता है, बल्क पोर्शन बनाता है उसका। देर आर अबाउट 2.4 मिलियन लोकेशन वे सिंगल, मतलब एसएनपी जिसको बोलते हैं, सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस अक्कस इन ह्यूमन, नहीं 2.4 नहीं है, 1.4 होगा यहाँ। क्या होगा, 1.4, ये 1.4 मिलियन ध्यान रखना है। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट और सेकंड जो है आंसर करेक्ट करेक्ट है। तो आप फर्स्ट और सेकंड पे जाओगे। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। 166 में लिखा है कॉमनली यूज वेक्टर फॉर द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस जो था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, उसमें याक्स और बाक्स को फ्रिक्वेंटली यूज किया गया था। तो सेकंड आंसर इसका हो जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। 167 में बोला है कि 167 जो है इसके अंदर अपने को रेड मसल्स फाइबर जो है उसके बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। तो प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम से ये रेड मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं। मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, ये भी सही है। जो एसआर होती है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो वाइट मसल फाइबर में ज़्यादा होती है, रेड मसल फाइबर में ज़्यादा नहीं होती है। तो ये गलत हो गया। डिपेंडेंट ऑन एरोबिक प्रोसेस ऑफ एटीपी, यस होता है ये। गिव ए रेडिश अपीयरेंस, इसीलिए इसको रेड मसल्स बोलते हैं। तो ए, बी, डी और ई, ये चार ऑप्शन सही है। बाकी जो सी वाला है वो वाइट मसल्स के लिए है, वाइट मसल फाइबर के लिए, तो चार सही है, तो 4 हो जाएगा सेकेंड आंसर। ओके, 167 का सेकेंड। गाउट इज एसोसिएटेड विद द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ओके, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाती है तो गाउट हो जाता है। 169 की यदि बात करते हैं तो दे रखा है विद रिगार्ड्स टू मेच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोट्स। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए, क्योंकि पहले जो आरएनए बनता है वो हेट्रोजीनस आरएनए होता है, एचएनआरएनए होता है। देन उसके बाद में उसकी स्प्लाइसिंग होती है और फिर जो बनता है, मतलब जो मैच्योर आरएनए होता है उसको अपन एसएनआरएनए के नाम से जानते हैं, शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए। उसमें से अपन इंट्रॉन वाले पोर्शन को हटा देते हैं, सिर्फ एक्सॉन वाले पोर्शन को रखते हैं। ओके,
सेकंड आंसर। 170 की यदि बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच आर लिंक टू ईच अदर बाय द 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज। ओके, तो आपको पता होगा कि जो डीऑक्सी शुगर होती है ना, वन ये राइबोस शुगर हो गई, तो ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, यहाँ पे OH ग्रुप होता है। यदि इस OH ग्रुप को मैं हटा दूं 3 नंबर कार्बन पे, है ना, तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो इस OH के साथ में एस्टर बॉन्ड नहीं बना पाएगा। जब एस्टर बॉन्ड नहीं बन पाएगा तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए अपन जो सेकंड ऑप्शन है, रिमूव या रिप्लेस 3-OH यानी 3 कार्बन पे जो OH है उसको हटा देते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर से, तो फॉस्फेट का फॉस्फो एस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा, तो पॉलीमराइजेशन रुक जाएगा। तो इसका सेकंड है। 171 का दिया है कि यदि 4 जनरेशन तक बैक्टीरिया को ग्रोथ किया जाए तो इसमें N15 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 N14 और N14 N14 टाइप के कितने होंगे। तो N50 तो ओल्डर टाइप का होगा, फिर ये हाइब्रिड टाइप के हो जाएंगे, और ये न्यू टाइप के हो जाएंगे न्यू मीडिया के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है यदि 4 जनरेशन में है तो 1/2 की पावर 4 करता हूँ, क्योंकि 4 जनरेशन तक करना है ना अपने को, तो लगभग कितना आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 और 1/2 यानी 1/16। तो टोटल 16 अपने को कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, 16। इन 16 में से हमेशा हर जनरेशन में 2 क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे, ठीक है, हाइब्रिड। और रिमेनिंग जो 14 होंगे वो नए टाइप के होंगे, न्यू टाइप के। और जो पुराना टाइप का होगा वो तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब 4 जनरेशन तक ये चीज़ें होती है, कल्चर किया जाता है, तो उसके अंदर 2 ही फॉर्म देखने मिलती है, तो हाइब्रिड होगी या नए टाइप का होगा। तो इसका रेशियो अपन देखें तो ओल्ड तो क्या हो जाएगा 0, हाइब्रिड कितने हो जाएंगे 2, और न्यू कितने हो जाएंगे 14। इसका सिंपल रेशियो निकालते हैं, 0:1:7, फोर्थ आंसर। 172 की यदि अपन बात करते हैं तो लिखा है सीक्वेंस द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर असाइन डिफरेंस रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस इज नॉन एज सीक्वेंस ए नोटेशन। सीक्वेंस ए नोटेशन के अंदर अपन कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों को सीक्वेंसिंग करते हैं, इसलिए अपन इसका फर्स्ट करेंगे 172 का फर्स्ट। द ह्यूमन क्रोमोजोम विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट जीन किस में होगा। तो क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट जो था उसके अंदर 2 9 6 8 टोटल जीन थे, और जो वाई क्रोमोजोम था वो सबसे छोटा था, उसमें 2 3 1 जीन प्रेजेंट थे। तो क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट में हाईएस्ट और वाई में लीस्ट होते हैं। 173 का 174 की यदि बात की जाते हैं तो लिखा है व्हाट इज इट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप यदि देखोगे तो डीएनए का मैक्सिमम पार्ट बल्क डीएनए होता है, रिमेनिंग जो सैटेलाइट डीएनए होता है उसके अंदर क्या है कि रिपीटेड पार्ट होते हैं, छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो रिपीटेशंस को मैच किया जाता है। तो जिसमें वो रिपीटेशंस ज़्यादा मैच होते हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग का सस्पेक्टेड पार्ट होता है। ओके, तो जो सैटेलाइट डीएनए है उसके अंदर जो हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट है उनको मैच किया जाता है, वो उसका बेसिस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर। 175 की यदि बात करें तो लिखा है ओस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल मसल। देखो 40 के एज के बाद में फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल गिरने लग जाता है और उनके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, तो 175 का फर्स्ट। 176 की यदि बात करते हैं अपन, लिखा है विच बेस इज रिप्लेस्ड इन पॉइंट म्यूटेशन अकर एट द टेम्पलेट डीएनए
इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो टेम्पलेट डीएनए की बात करते हैं, तो जो डीएनए का टेम्पलेट पार्ट होता है उसके अंदर ये नॉर्मल पार्ट बना रहा हूँ मैं इधर, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ उसका वो जो सिकल सेल एनीमिया हुआ है उसका। तो जो टेम्पलेट डीएनए था उस पे जो सीक्वेंस होता है वो सीटीसी होता है, जबकि यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में टी की जगह पे ए आ जाता है, तो टी इज रिप्लेस बाय द ए। पहला तो ये हो गया। इससे क्या होगा, जो एमआरएनए बनेगा वो क्या हो जाएगा, जीएजी, जो कि नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे ये चेंज आने की वजह से, एक पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से यहाँ पे जीयूजी हो जाएगा। अब जीयूजी की वजह से वेलिन बनता है 6 पोजीशन पे, जबकि नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बनना था 6 पोजीशन, प्रोटीन की 6 पोजीशन पे। तो इसलिए यहाँ पे टी इज रिप्लेस्ड बाय द ए। ओके, तो फर्स्ट आंसर इज ए करेक्ट आंसर, 176 का फर्स्ट। 177 की बात करता हूँ, तो जो अपने जॉइंट से रिलेटेड या साइनोवियल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो ऑटोइम्यून डिजीज है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। क्योंकि रूमेटॉइड फीवर जब आता है तो उसके लिए जो एंटीबॉडीज बनती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर के सिमिलर होती है, तो उसी के लिए इम्यूनिटी बना लेती है। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ओके, फिर लिखा है 178 का, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए न्यूरॉन एंड द मसल्स फाइबर इज एसोसिएटेड विद कौन। जहाँ पे मसल्स की जो प्लेट्स होती है वहाँ पे यदि नर्व का सप्लाई हो, मतलब एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बने, वो जनरली अपने को जो एंड प्लेट्स होती है, मोटर एंड प्लेट्स, वहाँ पे देखने को मिलती है न्यूरोमस्कुलर एज ए जंक्शन। तो सेकंड ये आंसर हो जाएगा। और 179 की यदि बात करते हैं तो इसके अंदर अपने को देखना है कौन किससे मैच किया है। तो लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है, तो ये तो सही बोल रहा है कि जोड़ेगा। फिर लिखा है डीएनए पॉलीमराइजेशन, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, जबकि इसमें लिख रखा है डीएनए को स्पेसिफिक पार्ट पे कट करता है। तो ये तो किसका है, एंडोन्यूक्लियस का है, तो ये तो गलत हो गया। ये फंक्शन जो दे रखा है वो एंडोन्यूक्लियस का दे रखा है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। और हेलिकेज ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो हेलिकेज का फंक्शन ही होता है कि वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं उनको ब्रेक करके और कॉइलिंग को खोलता है, देन उसके बाद में उसको सेपरेट करवाता है। तो ए और सी सही है और बी गलत है, तो ऐसा ऑप्शन अपने को फोर्थ में देखने को मिला है, ए एंड सी इज करेक्ट। ए एंड सी आर करेक्ट एंड, लेकिन बी जो है वो इनकरेक्ट है।